वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्रुप से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं म्यूचुअल ग्रुप से मनोज श्रीवास्तव। तो हम लोग ऑडियंस को एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा है, हम लोग के पास काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं, इनको हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही इनकरेजिंग होते हैं, मोटिवेटिंग होते हैं। तो एक बार ऑडियंस को फिर से थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आज का जो हम लोगों ने एपिसोड रखा है, तो उसमें जो हमारे पास स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उनको डिस्कस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को ना पढ़ के जिस स्कीम के बारे में उन्होंने पूछा है उनको डिस्कस करेंगे, और उसी कैटेगरी की अगर उनसे बेटर स्कीम्स हैं तो उनको डिस्कस करेंगे, और इसी थ्रू सारे हम लोग कैटेगरीज को आज कवर करेंगे। राइट, ठीक है। तो पहली कौन सी कैटेगरी ले रहे हैं हम लोग? तो पहले हम लोग कॉन्ट्रा के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आया था उसमें SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में। राइट। तो SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, तो क्योंकि हम लोग 3 पीरियड्स का डेटा देखते हैं, पिछले साल का, उसके पिछले साल का और उसके पिछले साल का पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखते हैं। राइट। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पिछले मतलब लास्ट सेकेंड और थर्ड ईयर जो इससे पहले था उसमें तो परफॉर्मेंस तब भी ठीक थी, बट प्रीवियस ईयर में इसकी डिक्लाइन हुई है। तो हम लोग जो तो बेंचमार्क्स लेते हैं निफ्टी 500 और निफ्टी लार्ज एंड मिड 250, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 आउट ऑफ 3 2 साल में ही बीट कर पाई है, तीनों साल में बीट नहीं कर पाई है, और प्रीवियस ईयर में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे रही है। तो इस स्पेस में इससे भी बेटर स्कीम्स हैं जो हम लोग को डेटा बता रहा है। वो हैं ICICI, HDFC और DSP। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, HDFC वैल्यू फंड और DSP वैल्यू फंड, जिन्होंने तीनों पीरियड में निफ्टी 500 को भी बीट किया है और निफ्टी लार्ज एंड मिड को भी, ICICI प्रूडेंशियल ने तीनों पीरियड में बीट किया है निफ्टी लार्ज एंड मिड को, HDFC वैल्यू फंड ने 2 पीरियड में बीट किया है और DSP वैल्यू फंड ने 1 पीरियड में निफ्टी लार्ज एंड मिड को बीट किया है। ठीक है। तो जैसे हम करते हैं, जो तुमने बताया कि हम 3 पीरियड लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इस बार हम ले रहे हैं 4 दिसंबर 25 से 4 दिसंबर 24, फिर वहाँ से 4 दिसंबर 23 और फिर वहाँ से 4 दिसंबर 22, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि एक पीरियड की ओवरशैडो ना कर दे दूसरे पीरियड को, कि 2 साल पहले तो ठीक काम नहीं करा था, इस साल बहुत अच्छा काम कर दिया, तो उसी में क्लब हो जाता है। तो हमने उसको डिसेक्ट कर दिया। 1। दूसरे, हम कुछ बेंचमार्क लेते हैं कि भाई उनको आप पार कीजिए, क्योंकि ऐसे ज़रा समझना मुश्किल पड़ जाता है ऑडियंस के लिए। तो हम ले रहे हैं पहला क्राइटेरिया, भाई क्या निफ्टी 500 को क्रॉस किया? हाँ, किया। फिर क्या निफ्टी 250 को, लार्ज एंड मिड 250 को क्रॉस किया? हाँ, किया। अगर दोनों को सारी स्कीमें क्रॉस कर रही, तब फिर एक टेस्ट और कराते हैं कि निफ्टी मिड कैप 150 को क्रॉस किया कि नहीं किया। अभी यहाँ जिसका रेलेवेंस है वो इन 2 का होता है। कॉन्ट्रा केस में निफ्टी 500 को क्रॉस किया कि नहीं किया, तीनों पीरियड में। तो SBI कॉन्ट्रा ने 2 ही पीरियड में किया है, जबकि ICICI ने, HDFC ने, DSP ने, जैसा तुमने कहा, कि तीनों पीरियड में बीट किया है। अब यहाँ पे बेटर हो गई है। अब थोड़ा बेंचमार्क ऊपर कीजिए। अब जब हम निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 पे जा रहे हैं, तो SBI कॉन्ट्रा नेचुरली 2 ही पीरियड में कर रहा है। ICICI इज द ओनली स्कीम जो कि तीनों पीरियड में बीट कर रही है। किसको? निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को। और HDFC और DSP वैल्यू, HDFC 2 ही पीरियड में कर रही है और DSP 1 पीरियड में कर रही है। डेटा क्लियर है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है ना? उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी ले लूँ ELSS वाली, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ELSS के हमारे पास आए हैं मिरई के और क्वांट के। क्राइटेरिया हमने वैसे ही रखा है, वही 3 साल और वैसे ही बेंचमार्क। तो मिरई जो है वो निफ्टी 500 को 2 पीरियड में ही बीट कर पा रही है, क्वांट तो 1 ही पीरियड में बीट कर पा रही है, जबकि HDFC तीनों पीरियड में बीट कर रही है। SBI और वाइटोक का ELSS 2 पीरियड में बीट कर रहा है। तो यहाँ तक HDFC डेटा के हिसाब से बेटर निकल के आया। अब एक जरा दौड़ और करा लीजिए कि 250 के केस में क्या है। तो 250 के केस में मिरई 1 साल में बीट कर पा रही है, क्वांट किसी भी पीरियड में बीट नहीं कर पा रही है। तो ये तो क्लियर कट निकल गई दौड़ से। HDFC तीनों पीरियड में कर रही है, SBI और वाइटोक 2-2 पीरियड में कर रही है। तो क्लियर कट HDFC बेटर निकल के आ रही है एज पर डेटा एनालिसिस। मिरई पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, केवल डेटा एनालिसिस है, उसके बेसिस पे आपको
अपना इन्फ्रेंस निकालना अब इजी होगा। ठीक है। थर्ड नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप अगेन वो कैटेगरी है जो आपको पसंद भी काफ़ी है और इस लॉजिकल है कि लोगों को क्यों और कंसिडर करना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, 4 स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन आए हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जेएम और कोटक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन है, एचडीएफसी और पराग पारिक की अच्छी है, और अगर तीसरी स्कीम भी हम लोग को डिस्कस करनी हो तो वो है आईसीआईसीआई। ऐसा क्यों है? जेएम और कोटक ने निफ्टी 500 को 2 पीरियड में ही बीट किया है। कॉन्ट्रास्ट में एचडीएफसी, पराग पारिक और आईसीआईसीआई ने तीनों पीरियड में बीट किया है। उसके ऊपर का जो क्राइटेरिया है निफ्टी लार्ज एंड मिड का, उसमें जेएम ने 2 पीरियड में बीट किया है, कोटक ने सिर्फ 1 पीरियड में ही बीट किया है। अगेन एचडीएफसी ने 2 पीरियड में बीट किया है, पराग पारिक ने तीनों पीरियड में बीट किया है और आईसीआईसीआई ने 2 पीरियड में बीट किया है। तो अगर हम लोग उनका ट्रेंड भी देख रहे हैं रीसेंट परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से भी एचडीएफसी, पराग पारिक, आईसीआईसीआई कंसिस्टेंट हैं या राइजिंग हैं। जेएम कोटक का थोड़ा सा पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ और सप्लीमेंट कर रहा हूँ। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक में ऊपर नीचे चलता रहता है। एक महीने एक ऊपर आ जाएगी, दूसरी 2 पे आ जाएगी, अगले महीने रिवर्स हो जाता है। इन दोनों में क्या होता है, फोटो फिनिश वाली फाइट चलती है। आईसीआईसीआई भी पीछे पीछे लगा रहता है। तो क्लियर कट चॉइस निकल के आती है। जेएम ठीक है, लेकिन नेचुरली डेटा के हिसाब से कमज़ोर हो रही है। एक चीज़ और भी है, जब हम करंट ईयर को जाके देखते हैं तो 6 महीने वाले पीरियड में जो एक रेड फ्लैग हम अपना टर्म यूज़ करते हैं, इंटरनल हमारा टर्म है, तो उसमें वो उस कैटेगरी के जो बॉटम 5 हैं उसमें 6 महीने में परफॉर्म कर रहा है। तो ये करंट ईयर को भी हमने एनालाइज करना इसलिए शुरू किया है कि ऐसा तो नहीं कि केवल 1 साल हम पकड़े बैठे हैं और फिर वो स्कीम फिसलती चली जा रही हो। अगर फिसल रही है तो आप पहले से ही थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। तो जेएम थोड़ा सा करंट ईयर में कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। जेएम का डेटा से लग रहा है कि उन्होंने शायद थोड़े से रिस्की स्टॉक पिकिंग की है, या स्मॉल कैप मिड कैप में लगता है ज़्यादा एक्सपोजर लिया है, क्योंकि कभी रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आया है और कभी काफ़ी नीचे आया है, तो काफ़ी इनकंसिस्टेंट रही है। तो उस एंगल से वो दिख भी रहा है। हम अभी बहुत बड़ा वीडियो नहीं कर सकते, अदरवाइज हमको दिख भी रहा है। जो अगर एसडी की हम बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो जेएम की सबसे ज़्यादा है इन पांचों में। 14.64 है, जबकि पराग पारिक का 8.42 है। तो वॉलेटिलिटी वाइज और इन्वेस्टर को मुझे लगता है, जो हम लोग बार बार कहते हैं, बहुत एक्साइटेड होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, शांत होकर के ठंडे दिमाग से। तो वॉलेटिलिटी भी जेएम में ज़्यादा दिख रही है। मुझे लगता है कि इस स्पेस में जेएम से तो दूर रहना चाहिए। ये है। नेक्स्ट क्या निकल के आ रहा है राहुल? शायद लार्ज एंड मिड है। उसमें क्या क्वेश्चन है और क्या व्यू बन रहा है? क्वेश्चंस 2 स्कीम्स के बारे में है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड। तो आईसीआईसीआई की तो परफॉर्मेंस और सारे डेटा ठीक हैं। मोतीलाल ओसवाल थोड़ा सा पीछे लग रहा है। और उसके अलावा 2 स्कीम्स जो हम लोग और मेंशन कर सकते हैं वो है इन्वेस्को और बंधन। तो मोतीलाल ओसवाल को ने निफ्टी 500 को 2 पीरियड में ही बीट किया है, तीनों पीरियड में बीट नहीं कर पाई है। कंपैरिजन में आईसीआईसीआई, इन्वेस्को, बंधन ने तीनों पीरियड में निफ्टी 500 को बीट किया है। सिमिलरली निफ्टी लार्ज एंड मिड को भी 2 पीरियड में ही बीट किया है मोतीलाल ओसवाल ने। आईसीआईसीआई, इन्वेस्को, बंधन ने तीनों पीरियड में बीट किया है। तो हम लोग जो डेटा से देख रहे हैं, जो लास्ट ईयर रहा है मोतीलाल ओसवाल के लिए, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, थोड़ी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है। राइट। डेटा दिखा रहा है क्लियर कट कि जो ये हम बात कर रहे हैं 3 आईसीआईसीआई, इन्वेस्को और बंधन की लार्ज एंड मिड, ये तीनों पीरियड में निफ्टी 500 को भी बीट कर रहा है और निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को भी बीट कर रहा है। मोतीलाल दोनों ही बेंचमार्क को 2 ही पीरियड में बीट कर रहा है। और किस पीरियड में बीट नहीं कर रहा है? इमीडिएट जो लास्ट ईयर है। तो इमीडिएट लास्ट ईयर गड़बड़ गया है। थोड़ा हम और खोदने की कोशिश करते हैं
तो इवन 6 महीने के पीरियड में भी रेड फ्लैग निकल के आ रहा है, यानी कि बॉटम 5 का मतलब नीचे से 5, टॉप से नहीं, बॉटम 5 में आ रहा है। तो ये साल खराब जा रहा है, ध्यान रखें। फ्रेश लगाते वक्त तो ध्यान ही रखें, और अगर लगा रखें कंटिन्यू करना है तो एकदम से कोई पैनिक नहीं लग रहा है, लेकिन ध्यान तो जरूर रखें। करेक्ट ऑडियंस। ओके, नेक्स्ट फिर क्या निकल रहा है राहुल? नेक्स्ट कैटेगरी है लार्ज कैप की। तो लार्ज कैप में हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं 4 स्कीम्स के बारे में, LIC, क्वांट, निपॉन और ICICI। राइट। तो इसमें हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड जो हमारी ऑडियंस मेंबर्स ने देखा होगा, उसमें ये भी हम लोगों ने मेंशन भी किया था, क्योंकि हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। निपॉन और ICICI 2 स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं कंसिस्टेंट, और तीसरी DSP ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो वो तीनों स्कीम्स तो अपनी स्पेस में काफ़ी अच्छी हैं। LIC और क्वांट डेटा उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे अगर LIC की बात करें, निफ्टी 500 में बीट ही नहीं किया है तीनों पीरियड में। क्वांट ने एक पीरियड में ही बीट किया है, और ओबियसली फिर निफ्टी लार्ज एंड मिड को बीट करने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो LIC, क्वांट थोड़ी कम अच्छी हैं, निपॉन, DSP और ICICI काफ़ी अच्छी हैं। तो यहाँ पे ऑडियंस के लिए बस जस्ट मैं सप्लीमेंट करने के हिसाब से चॉइस बड़ी क्लियर हो रही है। लार्ज कैप में LIC और क्वांट कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है काफ़ी, उसके कंपैरिजन में निपॉन और ICICI एंड DSP बेटर दिखाई पड़ रहा है। यस। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी राहुल? नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप। तो मिड कैप में हमारे पास आए हैं शायद 7 स्कीम्स के बारे में क्वेश्चंस हैं। ईडलवाइस, मोतीलाल ओसवाल, निपॉन, क्वांट, HDFC, इन्वेस्को और वाइट ओक। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं इनमें से कौन सी अच्छी स्कीम है। 3 वो हैं HDFC, इन्वेस्को और वाइट ओक। क्यों? क्योंकि इन्होंने निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया है, निफ्टी लार्ज एंड मिड को तीनों पीरियड में बीट किया है, और अगर अपने बेंचमार्क की बात करें तो HDFC ने तीनों पीरियड में बीट किया है, इन्वेस्को और वाइट ओक ने 2 पीरियड में बीट किया है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो लास्ट 2 ईयर्स रहे हैं उसमें बीट किया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो जितना क्लोज है हमें आज की डेट से, उतना अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अब इन कंपैरिजन बात कर लेते हैं जो बाकी 4 स्कीम्स थी, ईडलवाइस, मोतीलाल, निपॉन और क्वांट। तो इन्होंने निफ्टी 500 को ही तीनों पीरियड में बीट नहीं किया है, सिर्फ 2 पीरियड में बीट कर पाई हैं। एंड रीज़न बीइंग जो लास्ट ईयर रहा है, यहाँ पे इन सारी स्कीम्स की परफॉर्मेंस मतलब नेगेटिव में रिटर्न्स दिए हैं। निपॉन ने नेगेटिव सेंस में कि मतलब अंडर परफॉर्म किया है। हाँ, और कुछ ने तो एब्सोल्यूट नेगेटिव भी दिया है, जैसे कि मोतीलाल का है और क्वांट का है, तो लास्ट ईयर में एब्सोल्यूट नेगेटिव भी दिया है। और बाकी एडिलवीज और निपॉन ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म किया है। तो ये सिचुएशन निकल के आ रही है। पिछला साल एक तरह से इन 4 स्कीमों के लिए ख़राब रहा, जिसने इक्वेशन थोड़े से बिगाड़े हुए हैं। तो जो जैसे तुमने अभी कहा कि 3 जो ठीक निकल के आ रही हैं बेस्ड ऑन द डेटा, HDFC, इन्वेस्को, वाइट ओक, उसमें भी इन्वेस्को का P ज़्यादा है, 40 से ऊपर हो गया है। तो ये एक रेड फ्लैग हमारी तरफ से है। और HDFC, वाइट ओक तो ठीक ही लग रहे हैं। अब ऑडियंस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट क्या है राहुल? नेक्स्ट मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्वेश्चन है मोतीलाल, कोटक, निपॉन के बारे में। तो इसमें अगेन मोतीलाल की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन दिखाई दे रही है, क्योंकि मोतीलाल ने निफ्टी 500 को किसी भी पीरियड में बीट नहीं किया है, एंड कॉन्सिक्वेंटली निफ्टी लार्ज एंड मिड को फिर बीट नहीं किया है ऑब्वियसली। कोटक, निपॉन और एक हम लोग स्कीम जो मेंशन करना चाहेंगे वो है एक्सिस। तो इन तीनों स्कीम्स ने निफ्टी 500 को 2 पीरियड में बीट किया है, 2 आउट ऑफ 3, एंड सिमिलरली लार्ज एंड मिड को भी 2 पीरियड में बीट किया है, 2 आउट ऑफ 3। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर इन सब स्कीम्स के लिए काफ़ी टफ रहा है, और ये बेंचमार्क्स को बीट नहीं कर पाई हैं कोई भी स्कीम। इसका एक रीज़न और समझ में आता है मल्टी कैप वाले में। मल्टी जैसा कि रेगुलेटर का जो नियम है कि भाई 25% ईच इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप, तो वो तो पार्टी चल रही थी बढ़िया, स्मॉल कैप की भी और मिड कैप की। लास्ट ईयर झटका लगा है। तो जब लास्ट ईयर झटका लगा है और मल्टी कैप में
जब आप तरह तरह के एक्सपीरियंस लेते हैं तभी हमारी बात समझ में आती है। अदरवाइज जब वन वे चलता है, जैसे स्मॉल कैप वन वे चला, तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। और हम बात करते हैं एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलिए कि खाने की थाली में दाल, रोटी, सब्जी, दही, सलाद सब लीजिए, केवल एक चीज़ से बात नहीं बनेगी, नरिशमेंट नहीं आएगा ना। तो उस तरह से चूँकि मिनिमम 25% तो रहना ही रहना हुआ मल्टी कैप में, मल्टी कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप में फ्लैक्सी वाला हट सकता है और सब हट सकते हैं, मल्टी वाला 25% से कम जा ही नहीं सकता। अब यहाँ पे थोड़ी फसान है और मुझे फसान नहीं अच्छी लगती है। मुझे लगता है फंड मैनेजर के हाथ खुले होने चाहिए भाई, तभी तो फंड मैनेजर है, एक्टिव फंड मैनेजमेंट कर रहा है। अब आपने उसको अटका दिया कि नहीं भाई इतना तो करना ही करना है, तो स्मॉल कैप नहीं चलेगा तो मल्टी कैप पीछे होगा, लार्ज कैप नहीं चलेगा तो लार्ज कैप की स्कीम अटकी रहेगी, 80% तो डालना ही डालना है। इसीलिए मुझे फ्लैक्सी, लार्ज एंड मिड इस तरह की स्कीम ज़्यादा सही लगती हैं, बैलेंस ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो वो रीज़न रहा है कि पिछले साल में मल्टी कैप ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बाकी के सालों में तो आप देखिए कि एक्सेप्ट मोतीलाल, बाकी तीनों कोटक, निपॉन और एक्सिस ने उसके पिछले के दोनों सालों में ठीक काम किया था, आउट परफॉर्म किया था बेंचमार्क निफ्टी 500 को भी और 250 को भी। अब डेटा क्लियर है, आप डिसाइड कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट। राइट, फाइनली नहीं, अभी स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है उसमें कई क्वेश्चंस आए हैं। HSBC, टाटा, ट्रस्ट MF, निपॉन, क्वांट, इन्वेस्को और बंधन। तो इनमें से पहले हम लोग अच्छी स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वेस्को और बंधन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक स्कीम हम लोग और मेंशन करना चाहेंगे, वो है ITI। तो ये स्कीम्स क्यों अच्छी रही हैं? तो क्योंकि इन तीनों स्कीम्स ने निफ्टी 500 को 2 पीरियड में बीट किया है, निफ्टी लार्ज एंड मिड को भी 2 पीरियड में बीट किया है और मिड कैप 150 को भी 2 पीरियड में बीट किया है। इसके अलावा जो निपॉन और क्वांट ठीक रही हैं परफॉर्मेंस, लेकिन ठीक रही हैं, और उसके बाद और HSBC, टाटा, ट्रस्ट की तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं करी है कि उसमें कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट करे। ठीक बात है, मैं सप्लीमेंट कर देता हूँ। ट्रस्ट तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, डेटा नहीं सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सपोर्ट किसी को ना तो सपोर्ट करते हैं ना एंटी होते हैं, हम तो डेटा को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो ट्रस्ट में तो जिसने लगा रखा है या लगाने की सोच रहा है, इस डेटा के हिसाब से दूर रहना चाहिए। HSBC, टाटा का इशू ये आ रहा है कि पिछला साल तो खराब रहा ही है स्मॉल कैप का, सब रेड में है। यस, उसके पहले ठीक भी था, ये भी बात सही है। लेकिन करंट ईयर में पर्टिकुलरली HSBC और टाटा में जब हम उसको 3 महीने और 6 महीने की भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये दोनों स्कीमें बॉटम 5 में आ रही हैं। एक पूरे साल में खराब होना और एक फिर 6 महीने में भी खराब और 3 में भी खराब, तो वो थोड़ा सा मामला है। तो HSBC, टाटा और ट्रस्ट को उस हिसाब से देखें। बाकी आप इन्वेस्को, बंधन में अगर हैं तो लगे रहें, निपॉन में हैं तो लगे रहें। ITI ठीक लग रहा है, फ्रेश पैसा अगर लगाना है तो, क्योंकि ITI बारे में क्वेश्चन नहीं है। क्वांट से थोड़ी दूरी बना के चलें अभी तो ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, बट अभी थोड़ी दूरी बना के चलें। राइट, ओके। अब इसके बाद जो है राहुल, एक कुछ आइसोलेशन में क्वेश्चंस हैं, जैसे हेल्थ केयर पे है। करेक्ट। SBI हेल्थ केयर, यस, पिछला साल अच्छा नहीं रहा है, उसके पहले के 2 सालों में ठीक बेंचमार्क निफ्टी 500, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 को बीट किया है। और बट मुझे लगता है उस स्पेस में HDFC का फार्मा और ICICI का फार्मा और मेरई का हेल्थ केयर बेटर काम कर रहा है। तो ज़रा उस एंगल से देखें जा करके हेल्थ केयर वाली स्पेस में। राइट। SBI हेल्थ केयर का P भी थोड़ा सा ज़्यादा है, P HDFC का भी ज़्यादा है। तो अगर उन सारे फैक्टर्स को रख लें तो मुझे लगता है कि ICICI और मेरई को देखें, फिर HDFC और फिर SBI, ये निकल के आ रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी जो क्वेश्चंस आए हैं वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड आए हैं, जो उनकी
उस कैटेगरी की स्कीम है, जैसे कि इन्वेस्को और एसबीआई है, इस पे क्या व्यू बन रहा है, डेटा क्या बता रहा है? राइट, तो क्वेश्चन आया हम लोग का इन्वेस्को और एसबीआई के बारे में। तो इन्वेस्को की तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब ये निफ्टी 500 को किसी भी पीरियड में बीट नहीं कर पाई है, एंड कॉन्सिक्वेंटली निफ्टी लार्ज एंड मिड को भी बीट नहीं कर पाई है। इवन जो जैसे आप पिछले 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का भी डेटा देखते हैं तो उसमें भी बॉटम 5 पे है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अच्छी है, फ्रैंकलिन इंडिया अच्छी है, सॉरी एसबीआई टेक्नोलॉजी अच्छी है, और जो 2 स्कीम हम लोग और मेंशन करते हैं ताकि टॉप 3 लोगों को मालूम रहे, तो एसबीआई के साथ साथ फ्रैंकलिन इंडिया और फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड और टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ईटीएफ फंड ऑफ फंड, ये तीनों स्कीम्स अच्छी हैं इस स्पेस में। अब ये स्पेस ही एक तरह से हम लोग को, पूरे इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, वो एक अलग क्राइटेरिया है, वो डिसाइड करें। तो अब जैसे एसबीआई ने निफ्टी 500 को एक पीरियड में बीट किया है, फ्रैंकलिन और टाटा ने 2 पीरियड में बीट किया है। इसी तरह से निफ्टी लार्ज एंड मिड में एसबीआई ने एक पीरियड में बीट किया है, फ्रैंकलिन ने 2 पीरियड में बीट किया है, और टाटा निफ्टी ने 1 पीरियड में बीट किया है। ये स्पेस ही कैसी लगती है, ये सेक्टर जो है टेक का? मुझे लगता है कि अभी इंडियन टेक से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बल्कि उसके 2 जवाब हैं, एक सवाल के 2 जवाब हैं। एक तो मुझे लगता है कि टेक में जाना है तो इंडियन टेक से दूर रहें, चैलेंज है, अभी इंडस्ट्री के लिए चैलेंज है कई तरह से। जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, वो एक चैलेंज है। डॉलर का जो मूवमेंट है वो चैलेंज है, तरह तरह के टैरिफ की बात हो रही है। तो और हमारी टेक इंडस्ट्री यूएस पे बहुत डिपेंड करती है, तो उनकी तो मजबूरी है टेक कंपनियों की। आपकी एज एन इन्वेस्टर तो मजबूरी है नहीं, आप तो राजा हैं, तो आप दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, फ्रेश तो नहीं लगाएं। और उसी तरीके से चूँकि नेक्स्ट कैटेगरी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो यूएस वाले फंड्स की बात है, तो वहाँ टेक पे डिपेंड कीजिए। यहाँ टेक से दूर होइए, इंडिया के टेक से, यूएस के टेक की तरफ जाइए। वो जो खबरें आ रही हैं कि एआई है, एआई बबल है एंड ऑल दोज, एआई बबल उस सेंस में लोग शायद कह रहे होंगे कि जो कुछ कंपनी जैसे कि एनवीडिया की बात कर लें, कुछ और जो इस तरह की कंपनी एआई, वो जो सैम अल्टमैन है उस वाली कंपनी की बात कर रहे हैं, उसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़्यादा हो रहा है, उसके प्रॉफिट कम आएंगे। बट टेक डजंट मीन ओनली दीज 2-3-4 कंपनीज। टेक मीन्स गूगल, टेक मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, टेक मीन्स मेटा, टेक मीन्स और जो भी मतलब इस तरह की कंपनी निकल के आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि यूएस में टेक के स्पेस को पकड़ना चाहिए। ये मेरा व्यू है, गलत भी हो सकता है, आप अपना चेक करें। अपने जो सलाहकार हैं, आपके जो और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी लें, ये मेरा व्यू है। तो उस हिसाब से इंडियन टेक की बात हो गई, यूएस टेक की बात हो गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं, देखिए, एक फ्रैंकलिन का और एक मोतीलाल ओसवाल नास्डैक का। अब डेटा क्या बता रहा है हमारा? फ्रैंकलिन वाला जो निकल के हमारे पास आ रहा है, ये बेसिकली है फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज इक्विटी एक्टिव फंड ऑफ फंड। इसके मुकाबले में दूसरा क्वेश्चन मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 फंड ऑफ फंड, वो बेटर काम कर रहा है। तो आप यूएस जाइए तो टेक में ही रहिए। हाँ, अब वो अलग बात है कि हमारी एनालिसिस के हिसाब से मिरई की एनवाईएसई और इन्वेस्को की जो नास्डैक वाली है, ये सब स्कीमें इस वक्त पैसा ले नहीं रही हैं, सब्सक्रिप्शन ले नहीं रही हैं। तो जो लगा हुआ है वो लगा रहे, और जो फ्रैंकलिन यूएस वाला है वो थोड़ा सा और समझे, या बीच बीच में कई बार वो फंड ही विंडो खोल देता है अपने किसी फंड की, तो उसमें शिफ्ट करें, एसटीपी करें। तो यूएस नॉट टू बी इग्नोर्ड, यूएस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली नॉट टू बी इग्नोर्ड। पैसे म्यूचुअल फंड नहीं ले रहे हैं, बट बीच बीच में लेते भी रहते हैं। तो वर्थवाइल है कि थोड़ा सा ट्रैक रखें, और जब मौका मिले तो थोड़ा पैसा खाली रखें, वहाँ जरूर ले जाएं। लमसम
या SIP और STP के फॉर्मेट से, ये व्यू निकल के आ रहा है। करेक्ट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन आए हैं ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड और SBI MNC फंड रेगुलर। अगेन ये कैटेगरी भी हम लोग को कोई बहुत, मतलब मेरा इस पर कोई खास व्यू नहीं है, आपका जो व्यू है आप बताइए इसमें। देखिए ऐसा है कि मैं जो बार बार कहता हूँ, पिछले एपिसोड में भी कहा, पहले भी कहते रहते हैं, सब चीज़ों में जाने की क्या ज़रूरत है। जो बड़े बड़े लीजेंड्स हमारे हैं, वॉरेन बफेट कहते हैं भाई जो मुझे समझ में आता है मैं जाता हूँ, कोई और अपॉर्चुनिटी दिख भी रही है लेकिन मैं जानता नहीं हूँ तो मैं नहीं जाता हूँ। हो सकता है कि वो कमा के दें, हो सकता है ना कमा के दें। उनका रूल यही रहता है, पहला रूल वही है कि भाई नुकसान नहीं होने पाए, डू नॉट लूज, पहला रूल ये है। अब आप जिसको जानते नहीं है, कोई MNC पे है, कोई कमोडिटीज़ पे है, आपके पास अच्छी अच्छी कैटेगरीज हैं तो लार्ज एंड मिड है, फ्लैक्सी है, मिड कैप भी अच्छा है, यहाँ का 3-4 अच्छी कैटेगरीज है, डिविडेंड यील्ड बड़ी अच्छी कैटेगरी है, इनमें रहिए। हर एक पे ट्राई करने की क्या ज़रूरत है। और कोई ऐसा बहुत कोई परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं आ रही, बल्कि SBI MNC की परफॉर्मेंस तो डेटा के हिसाब से बिल्कुल ही ठीक नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्कीम जो क्वेश्चंस आए हैं ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़, इसके बजाय तो आप गोल्ड में जाके कर दें, ज़्यादा अच्छा है। सीधे उसकी अपनी रिस्क है, वो समझने की बात है। या उसके अलावा आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आप एक्सपोजर चाहते ही हैं, क्योंकि हर आदमी कह रहा है, तो मल्टी एसेट जो हम शायद नेक्स्ट किसी एपिसोड में लेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। वहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड कर रहा है कितना इक्विटी, कितना डेट, कितना गोल्ड। गोल्ड पे उसका एडवर्स व्यू हुआ, उसने गोल्ड कम कर दिया, पैसा उठा करके इक्विटी ले गया। इक्विटी पे खराब व्यू, डेट पे ले गया। मल्टी एसेट इज इमर्जिंग ए वेरी गुड कैटेगरी दैट वे। तो मुझे लगता है कि सेक्टर फंड टाइप की चीज़ से दूर रहें, इसलिए इस पे बहुत अच्छा कोई व्यू डेटा के हिसाब से नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इस एपिसोड को रैप कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर तो बहुत हो जाते हैं, तो बाकी जो बचे हैं वो हम लोग आगे के एपिसोड में टेकअप करने की कोशिश करेंगे। और तब तक हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।